गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बड़े बड़े चल रही तुम्हारी। चलिए तो अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी तार से प्रवाहित धारा I बराबर 4 + 3t है। तो t बराबर 2 सेकंड से लेकर t बराबर 4 सेकंड तक, ये समय अंतराल दे दिया, 2 सेकंड से लगाकर 4 सेकंड तक तार से प्रवाहित आवेश की गणना करो। तार से प्रवाहित आवेश की गणना करो। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जब भी आपको धारा दे दी, आवेश पूछ लिया, समय दे दिया, तो सूत्र तो आपको पता पड़ गया I बराबर Q/T। बट जब भी आपको ऐसे फलन के रूप में दे, ऐसे फंक्शन दे, इक्वेशन दे दे, तो आप सिंपल चीज़ नहीं करोगे, या तो अवकलन करना पड़ेगा या समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से पता है कि I = Q/T होता था, उसकी जगह आप लिखोगे dQ/dt, क्योंकि यहाँ पे प्रति क्षण t समय पर एक तात्क्षणिक मान के लिए बात करते हैं। फिर आपको एक समय अंतराल में आवेश का मान ज्ञात करना है, तो फिर आप यहाँ dq का मान लाओगे I dt करके, और इस प्रकार से इसका क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। मान लो जब धारा जा ही नहीं रही थी तो आवेश का प्रवाह हो ही नहीं रहा था, तो 0 से कुछ आवेश बह चुका है, मान लो Q तक, और इधर समय अंतराल t2 से लगाकर t बराबर 2 सेकंड से लगाकर 4 सेकंड तक, तो इसका तो तुम समाकलन करोगे तो वो Q आ जाएगा, है ना। अब सुनना, I क्या करूं मैं, समाकलन से बाहर निकाल दूं? यही सीखे हो तुम अभी समाकलन तक। क्यों भाई, I बाहर तब निकलता जब नियत होता, और नियत नहीं है। I का मान देखो 4 + 3t है, तो यहाँ पे आप लिखोगे मान बकायदा 4 + 3t और dt, और फिर इसका समाकलन करोगे 2 से लगाकर 4 तक। तो 4 का समाकलन क्या आ गया, 4t, प्लस 3t का समाकलन क्या हो जाएगा, 3t²/2। मैं अवकलन नहीं कह रहा हूँ कि आप 4 का आंसर तो लिख दो 0 और 3t का अवकलन कर दो 3 × 1 यानी कि 3। अवकलन नहीं कह रहा हूँ, समाकलन कह रहा हूँ। तो ये 2 से 4 तक मान रखो, और यहाँ Q - 0 Q ही रह जाएगा, और इस प्रकार से 4 × 4 प्लस 3 × 4 का स्क्वायर/2, ये तो हुआ अपर लिमिट पूरी एक तरीके से, माइनस लोअर लिमिट रखो, तो 4 × 2 प्लस 3 × 2 का स्क्वायर/2। तो आप क्या देख रहे हो कि 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16/2, 8 या 24, तो ये हो गया प्लस में, माइनस 4 दूनी 8, और ये 4 और 2 से 2 कट गया 6, तो ये कितना हो गया भाई, 16 + 24 माइनस ये कितना हो रहा है, 14। तो 16 में से 14 जाएंगे तो बचेगा ही 2, 2 और 24 मिलके कितना हो गया, 26 कूलाम। तो ये आपका आंसर है। अब ये देखो, एक अभी थोड़े साल पहले की बात है, 2015 के बाद की बात है। 2015 से 19 के बीच में एक प्रश्न ऐसा आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, है ना, कि किसी तार से प्रवाहित धारा I बराबर 4 - 2t है। ओके, तो तार से प्रवाहित आवेश की गणना करो, और 4 ऑप्शन डाल दिए, जैसे 26 गुलाम है ना, ऐसे कोई संख्यात्मक ऑप्शन डाल दिए, फला गुलाम, इतना गुलाम, इतना गुलाम। अब बच्चों में बात ध्यान से सुनना, ये तो सिंपल प्रश्न था, है ना, इसमें तो ज़्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं। अब ऐसा प्रश्न जो नीट में आया हुआ है, आप लिख दो यहाँ पे नीट, तो ये नीट में आया हुआ प्रश्न है, इसमें आपको समय अंतराल दिया ही नहीं, तो फिर कैसे, तो फिर संख्यात्मक मान कैसे निकलेगा? हमें क्या पता कितनी देर तक आपको आवेश निकालना है। तो ध्यान से सुनेंगे, जब तक धारा बह रही है, इसका मतलब क्या है, धारा का मतलब है आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि तब तक धारा बह रही है, मतलब एक तरीके से वो आवेश बह रहा है। तो मैं लिखूंगा आवेश प्रवाह तब तक है जब तक धारा है। अब इसका उल्टा, हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि सूर्य के होने से उजाला है, परंतु इसका उल्टा भी अगर कोई बोले तो ठीक है, वो गलत नहीं बोल रहा है कि जब तक उजाला उजाला रहेगा तब तक सूर्य है।
जैसे अंधेरा होगा सूर्य हट जाएगा। हालांकि ये उल्टी बात है, इसका उल्टा होता है। तो मेरे को लिखना तो ऐसा है, लिखना तो ये चाहिए कि जब तक धारा का प्रवाह होगा, जब तक धारा बहेगी तब तक तार में आवेश का प्रवाह होगा। तो सॉरी, ये लिखना चाहिए कि जब तक आवेश का प्रवाह है तो उसी के कारण धारा बहेगी। तो मैंने ऐसा लिखना चाहिए था कि जब तक आवेश का प्रवाह होगा तब तक धारा बहेगी, पर मैंने ऐसा लिख दिया, चलो आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि धारा बहेगी। यानी कि जब धारा बहना शून्य हो जाएगी तो इसका भावार्थ क्या निकला, आवेश बहना भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ I बराबर मेरे पास है 4 - 2t बराबर 0। तो यहाँ से देखो t बराबर 2 सेकंड तक पर धारा शून्य हो जाती है। अर्थात तार में 2 सेकंड तक आवेश प्रवाहित होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जब धारा ही नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, आवेश प्रवाहित हो ही नहीं रहा है। अब प्रश्न बड़ा सिंपल है, बस ये मेन कंसेप्ट है। उसके बाद प्रश्न सिंपल है कि डी क्यू का मान निकालना है समाकलन करके क्यू। तो आई डी टी में ये लिमिट 0 से 2 सेकंड कहाँ से आया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका समाकलन करो आगे फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। आई का मैं अगर मान रखूँ तो ये था 4 - 2t। तो ध्यान से देखेंगे इसका समाकलन क्या आता है कि 4 का तो आंसर आ जाएगा 4t माइनस ये होगा 2t² 2 से 2 कट के ओनली बचा t², और ये हो जाएगा मेरे पास 0 से 2। तो जैसे मैं मान रखता हूँ 0 से 2, तो 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ये 0 की लिमिट तो 0 ही रहेगी दोनों में। ये 4 दूनी 8 - 4 यानी कि 4 कूलम आंसर आ जाएगा। चीज़ समझ में नहीं आई? तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये तो आपको आता है। ये इंपॉर्टेंट है कि यह इसमें जब समय दे नहीं रखा है तो फिर अपन को आवेश कब तक निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जब तक आवेश प्रवाहित हो तब तक निकालना है। और आवेश कब तक प्रवाहित हो रहा है, और जब तक आवेश प्रवाहित हो रहा है तभी तक धारा रहेगी। जब धारा शून्य हो गई, आवेश प्रवाह एक तरीके से क्या हो गया, तार में बंद हो गया है। तो इस प्रकार से यह निकाल लेने का, ठीक है। ये प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छे से मेरे ख्याल से। चलिए अब देखो, ये तो पढ़ा दिया मैंने, 2 प्रश्न तो कर लिया अपन ने उस पर, किस पे, चालक तार में प्रवाहित धारा पर गणना पर कर लिया। अब मैं चालक तार की बजाय दूसरे केस पर आता हूं। तो दूसरा केस था आपका, याद करो, मतलब 4-5 अलग अलग केस बताए थे धारा की गणना में। एक तो ये चालक तार वाला हो गया, दूसरा था अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल्स भी बह रहे थे, है ना। तो वो मैं अभी आपको नहीं करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसका पूरा एक अलग ही चैप्टर आएगा। तो जब पूरा चैप्टर आएगा तो फिर यहाँ एक प्रश्न करके क्या टाइम पास करना है ना। अब मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, उसके बाद अपन ने एक सेल के बारे में भी पढ़ा था, वोल्टामीटर। तो सेल भी मैं नहीं करवाना चाहता हूँ क्योंकि सेल में तो आपने बहुत अच्छे लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ रखा है। इवन यहाँ तक पढ़ रखा है कि कितने समय में ये चांदी की परत या फला फला पदार्थ की परत जम जाएगी, इतनी मोटाई की, सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है। आयनों का जो भी है, बहना वगैरह सब, है ना। तो वो भी मैं आपको नहीं करवाना चाहता। अब आपका सिर्फ एक बच रहा है, विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका पे एक प्रश्न ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, जब किसी विसर्जन नलिका, जब किसी डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं ना, विसर्जन नलिका के सिरों पर या सिरे की जो प्लेटें हैं उन प्लेटों पर, प्लेट्स पर 32 किलोवोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो उसमें भरी गैस आयनित हो जाती है तथा नेगेटिव टू पॉजिटिव दिशा में प्रति सेकंड 3 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जबकि
पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट दिशा में धनायन धनायन मतलब कितने धनायन है उसकी संख्या पहले लिख लेता हूं, और वो भी प्रति सेकंड है। प्रति सेकंड 2 × 10⁻18 धनायन गति करते हैं। यदि विसर्जन नलिका का अनुप्रस्थ काट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, हाँ 10 एक काम करो 40 ले लो, 40 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात करो। हाँ कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न दे दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी प्रश्न को व्यवस्थित तरीके से इतना लंबा चौड़ा लिखा है ना, बाकी तो फटाफट लिखा देता हूं मैं। चलो कोई बात नहीं। नंबर 1 परिणामी धारा, नंबर 2 ले लेते हैं अपन धारा घनत्व, नंबर 3 परिणामी धारा, धारा घनत्व, और क्या ले ले, एक ले लेते हैं अपन, बताओ क्या लिख के लाया आपके लिए प्रश्न में, इंपॉर्टेंट चीज क्या लिख के लाया। हाँ विभवांतर भी लिख लेते हैं, सॉरी प्रतिरोध, और नंबर 4 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो शुरू करें अपन इसको सॉल्व करना। पहले अगर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है तो खुद तुम ट्राई कर लो एक बार, ठीक है, फिर मैं देखता हूं कि आपसे नहीं हो रहा तो फिर मैं आपको हेल्प कर देता हूं इसमें। चलो तो मैं आपको अब सॉल्व करवा रहा हूं, आपने सॉल्व कर लिया होगा और नहीं किया है तो एक बार ट्राई करो। चलो यहां से देखना, परिणामी धारा का सूत्र क्या है, विसर्जन नलिका के लिए लिखा था अपन, याद करो, I इलेक्ट्रॉन प्लस I पॉजिटिव आयन। अब आप बोलोगे सर दिशा उल्टी उल्टी है तो फिर दोनों धारा जुड़ क्यों रही है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही बहेगी उल्टी दिशा में। तो धारा इस इलेक्ट्रॉन के कारण भी पॉजिटिव से नेगेटिव बह रही है, और धनायन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो धनायन में की दिशा में धारा बहती है, तो यह पॉजिटिव टू नेगेटिव बह रही है। ये समझ में आ रही नहीं आ रही आपको। तो धारा की दिशा दोनों की समान है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे। दूसरा, आई का सूत्र क्या बताया था, Q/T। n कण हो तो N/Q/T, लेकिन n कण प्रति सेकंड हो तो मैंने याद करो सूत्र लिखवाया था N/Q, याद आया। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, तो I बराबर हो जाएगा Ne प्लस n इलेक्ट्रॉन प्लस Ne प्लस, E प्लस यानी कि ये धनायन है, एक इलेक्ट्रॉन के तुल्य धनायन है, ठीक है। तो n तो आपके, अच्छा N1 और N2 अलग अलग लिखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग है। देखो 3 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, जबकि धनायन 2 × 10⁻18 है। ये देखो इतने से धनायन N1, ये इतने धनायन ऋणायन 8, मतलब इलेक्ट्रॉन N2 हो गया, सॉरी N1 N2 उल्टा बोल दिया मैंने। पर कुल मिला के देखो N1 यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन तो हैं प्रति सेकंड, यानी अपॉन में 1 सेकंड आ चुका है T आ चुका है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, प्लस N2 का मान कितना हो गया, 2 × 10⁻18, सॉरी माइनस नहीं प्लस 18 इंटू प्लस का आवेश हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब आपको एक चीज और बता दूं, आपको लगेगा कि सर इलेक्ट्रॉन का आवेश तो माइनस होता है, आपने माइनस क्यों नहीं लिखा। अरे भाई वो माइनस होता है और उधर बह रहा है, उसी के कारण धारा उल्टी बह रही है और फिर आंसर प्लस आ रहा है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है जबकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो आप इसको तो लिखो धनात्मक, इसको लिखोगे ऋणात्मक, फिर ऋणात्मक लिख के इसका आवेश ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ऋणात्मक कैंसिल होकर वापस ये जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये समझ में आ रही नहीं आ रही कैसे कर रहे हैं अपन। हाँ अब इधर ध्यान से देखो, 1.6 × 3 क्या दिया या 4.8,
और जैसे कि आप देख ही रहे हो 4.8 के बाद ये 18 और -19 है, 10⁻⁻1 बचेगा तो 0.48 हो गया। प्लस इसी प्रकार से 16 दूना 32 है तो 3.2 की बजाय 0.32 होगा। और फाइनली धारा का मान जो आया वो आया 0.8 एम्पियर। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया, जो है ना, क्लियर है। नंबर 1। नंबर 2 ये तो था धारा। नंबर 2 क्या था पता है आपको? धारा घनत्व। धारा घनत्व, तो धारा घनत्व के बारे में भी अलग हम पढ़ेंगे और डिटेल में, बट फिलहाल एक छोटा सा सूत्र बताया दिया था। धारा घनत्व होता है I/A। तो धारा घनत्व J बराबर क्या आ जाएगा? I जो है वो 0.8 एम्पियर है, बटा ये है आपके पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁻4 करना आवश्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये इससे कटेगा तो ये होगा 0.1 और 10⁻4 ऊपर जाएगा तो +4 हो गया और ये हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर में। तो भाई सिंपल सी बात है, 0.1 × 10⁻4 करोगे तो 10⁻3 बचेगा, यानी कि 1000 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके पास धारा घनत्व का आंसर। चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? अच्छा, अब आपसे पूछा है प्रतिरोध, लेकिन प्रतिरोध कैसे निकालना है? अरे भाई तो 10वीं क्लास का नॉलेज तो यूज कर ही सकते हो ना, है ना। हालांकि बिल्ला अभी कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, प्रतिरोध के बारे में नाम ही नहीं लिया अभी तक, पर फिर भी कर तो सकते हो कि ओम के नियम से V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR। तो बताओ R बराबर क्या हुआ? तो पक्षांतर करके वज्र गुणा करके I नीचे भेज दो तो V/I हो गया। V कितना विभवांतर लगाया है? तो ध्यान से देखो, इस पर 32 किलो वोल्ट का विभवांतर लगाया, यानी कि 32,000 वोल्ट है, बटा धारा कितनी थी? 0.8 एम्पियर थी। तो आप क्या देख रहे हो कि 8 का पॉइंट हटती 10 तो और एक्स्ट्रा आ गया और 8 चौके 32 हो गया। तो एक काम करते ही, जो 32,000 है ना, इसका ये 4,000 हो जाएगा काटने से, है ना। तो ये 10 है तो एक काम करता हूँ, इसको 40 तो मैं लिखता हूँ अलग और 1000 का किलो अलग लिख देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा R बराबर 40 किलो ओम। इतना हाई लेवल का प्रतिरोध है, इसीलिए इतना हाई लेवल का वोल्टेज लगाया, तब जाके धारा बही 0.8। देखो वोल्टेज कितना लगाया? 32,000 वोल्ट, फिर भी धारा कितनी आई? ओनली 0.8 एम्पियर, क्योंकि प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब यह तो हुआ नंबर 3। अब लास्ट बचा है आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओहो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र था, याद है आपको? तीव्रता यानी कि आपको इसका परिमाण मात्र निकालना है, तो याद करो वो था ΔV/ΔX। कुछ याद आया कि भूल गए? इतना जल्दी भूल गए? अरे वो ΔV/ΔR लिखा था माइनस का, याद आया ना? बिल्कुल वही, विभवांतर बटा उसके मध्य की दूरी। ये ठीक है, समझ में आ रहा है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आ जाएगी? विभवांतर तो हो गया 32,000 वोल्ट बटा जो नली की लंबाई है वही आपका बीच की दूरी हो जाएगी। कहने का मतलब ये विसर्जन नली का है, मान लो इसमें एक प्लेट लगी हुई, धन प्लेट, पॉजिटिव प्लेट लगी हुई, एक प्लेट लगी हुई नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इधर से इधर विद्युत क्षेत्र विद्यमान है इसमें, और यहाँ से यहाँ तक लंबाई है उसकी L है मान लो। तो हमने ΔV/ΔX को हमने ΔV/L लिख दिया। L मतलब यहाँ से यहाँ तक दो प्लेटों के बीच का गैप, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा? 32,000 तो इसका विभवांतर है और इसका गैप जो है वो 40 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देंगे 40 × 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाकर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो ये चित्र बना सकते हो, पर है ना मैं अभी मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे लिखना है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से सुनना, ये जो 32,000 है ना, इसका पहले तो मैं 1 0 से 1 0 उड़ा देता हूँ, फिर ये 8 चौके 32 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना 800 तो ये बच गया और ये 10⁻2 और ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे लिख सकते हैं 8 × 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर, या फिर न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, आपको अच्छे से मालूम है। तो देखा आपने ये प्रश्न लिया, लेकिन इसमें प्रश्न में अपन ने बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोल्व कर ली। धारा भी निकाल ली, धारा घनत्व भी निकाल लिया, फिर प्रतिरोध भी निकाल दिया, जो कि हमने अभी तक ढंग से पढ़ा भी नहीं है, केवल 10वीं के नॉलेज से काफ़ी था। और फिर अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी, जो कि अपन ने पहले पढ़ रखा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि ऐसे मिक्स में प्रश्न आते हैं, है ना, किसी चैप्टर का किस में मिक्स कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र निकालना है तो कुल मिला के उसका ध्यान रखना, विभवांतर और दूरी के सहायता से अपन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका छोटा सा एक इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन। अब अपन क्या करते हैं कि आगे कुछ टॉपिक्स वगैरह क्लियर कर लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। करंट डेंसिटी, हालांकि हमने अच्छे से पढ़ रखा है, बट फिर भी इसके बारे में एक दो बातें और है जो मैं बताना पसंद करूंगा, लिखूंगा। इकाई अनुप्रस्थ काट से, तो अनुप्रस्थ काट से नहीं, इकाई अनुप्रस्थ काट आ गया, यानी कि बटा में क्षेत्रफल आना ही आना है। इकाई अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा, प्रवाहित विद्युत धारा, धारा घनत्व कहलाती है, J कहलाती है। ठीक है, तो सूत्र क्या हो गया, धारा घनत्व बराबर धारा I अपॉन क्षेत्रफल A, और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ध्यान से सुनना। नंबर 1, इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। नंबर 2, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही देखते हैं, यूनिट डायमेंशन और वो क्वांटिटी कैसी, स्केलर या वेक्टर, वो तीन चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन। इसका डायमेंशन फॉर्मूला M0L2 T0A1 हो जाएगा। L2 गलत लिख दिया, L-2 हो गया है ना, अपॉन में आ रहा है, या फिर प्यार से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L-2A। ठीक है, और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यह एक सदिश राशि होती है। अब आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया, भाई धारा तो अदिश है, क्षेत्रफल भी अदिश सुना था हमने, ये सदिश कैसे आ सकता है। एक्चुअली क्षेत्रफल का अपन ने फ्लक्स जब टॉपिक पढ़ा था तब बताया था मैंने कि ये एक सदिश भौतिक राशि होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे धारा घनत्व एक सदिश भौतिक राशि है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कितनी बार प्रश्नों में पूछा गया है, पेपर्स में पूछा गया है कि धारा अदिश राशि है, धारा घनत्व सदिश राशि है। आप ध्यान से देखना, मान लो ये कोई तार है, इस पूरे तार को मैंने थोड़ा मोटा करके बताया, इस पूरे में धारा जो आ रही है वो I आ रही है, I धारा का प्रवाह अंदर ही अंदर हो रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मान लो हल्का सा क्षेत्रफल लिया, छोटा सा, इस क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी आपको अच्छे से पता है, DA, या N कैप बोल दूँ अगर मैं इसको, इस DA की दिशा को N कैप बोल दूँ, तो धारा घनत्व J का सूत्र होता है DI/DA। DI मतलब इस पूरे में से भले आई जा रही, लेकिन इतने से अनुप्रस्थ काट DA में से प्रवाहित धारा जो है, इस DA अनुप्रस्थ काट में से जो प्रवाहित धारा है, अलग ये पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा A है, पर ये छोटा सा पार्ट DA है, इसमें से धारा मान लो DI आ रही है, तो DI/DA N कैप, ये तो हुआ परिमाण और ये इसकी दिशा हुई। तो इस धारा घनत्व की दिशा जो होती है वो क्षेत्रफल के लंबवत होती है, अनुप्रस्थ काट के लंबवत होती है, बिल्कुल विद्युत क्षेत्र जैसे फ्लक्स में से कैसे बाहर निकलता है, क्षेत्रफल की दिशा कैसे होती थी, फ्लक्स अदिश राशि होती थी, हालांकि E.A, बट जो क्षेत्रफल की दिशा होती थी उसी दिशा में धारा घनत्व होता है। तो आप लिख सकते हो धारा घनत्व जो होता है वो समांतर होता है एरिया वेक्टर के, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेक्टर के होता है, इसकी दिशा जो है वो उस तरफ होती है। तो ये अपन ने इसके बारे में पढ़ा। अब अपन ले लेते कुछ नया टॉपिक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो मैं बता दूं आपको, मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम पहले भी लिया था मैंने, याद करो, जब एक चालक तार में प्रति इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, है ना, तो उसमें बहने वाली धारा जो है वो पढ़ा था अपन ने, I = NEA/VD, और V को मैंने VD लिखा था, और VD का नाम लिखा था मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या अनुगमन वेग या अपवहन वेग। तो हेडिंग डालेंगे अपवहन वेग। अब पहली बात तो ये कि मेरे को समझाने में टाइम लगेगा कि अपवहन वेग कहते किसे, अपवहन या अनुगमन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD। चलो एक काम करता हूँ, मैं इस पर लिखवाता नहीं हूँ, मतलब मैं लिखता नहीं हूँ, लिखवाता हूँ आपको बोल बोल के, ठीक है। हाँ, तो एक ही बार में इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी, पहले टॉपिक है, पहले पूरा इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद
लास्ट में मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ, तो लिखेंगे पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे कि रूम टेम्परेचर पर, है ना, कमरे के ताप पर धातुओं में या चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, भाई बात सुनो, केटीजी की जो अवधारणा है वो यहाँ पे भी काम कर रही है, पर सर वो तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी, बट ये तो सॉलिड है। भाई बात सुनो, गैस हो या सॉलिड हो या द्रव हो, ये है तो पदार्थ की अवस्था है ना। अब सुनना, द्रव में तो क्या, ठोस में तो क्या होता है कि वो अणु एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो गति नहीं कर सकते, इसलिए केटीजी के नियम एक ठोस में कैसे लग सकते हैं। जैसे कि ये कमरे में हवा भले स्थिर लग रही है, लेकिन आपको पता ही है कि वो इसमें जो वायु के परमाणु हैं या अणु हैं वो तीव्र वेग से इधर उधर यादृच्छिक रूप से गति कर रहे हैं, और हमने ब्राउनियन मोशन से भी ये प्रूफ किया था। पर ठोस है, जैसे मार्कर है, तो इसमें अणु कहीं आ जा नहीं रहे, अगर आ जा रहे होते तो ये मार्कर जो है इतना ठोस नहीं होता, है ना। तो क्या है कि इसमें फिर मैं ये केटीजी का नियम क्यों ले रहा हूँ, वो इसलिए ले रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैं धातुओं में अणुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धातुओं में उन कणों की बात कर रहा हूँ जो कण फ्रीली इधर उधर जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, और वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक दिशा में V बराबर √3kT/m बराबर अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते हैं। अगर 3kT के यहाँ पे बोल्ट्जमान नियतांक, T यहाँ पे 300 केल्विन है रूम टेम्परेचर वाला, और m यहाँ पर या मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, लिखा आपने ये। इसके 5 से गति करते हैं, यादृच्छिक पथ पर गति करते हैं, मतलब ऐसे ही एक छोटा सा लेटिस डायग्राम बना लो आप कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी मान लो ऐसे गए, फिर ऐसे आ गए, फिर मान लो ऐसे आ गए, फिर मान लो ऐसे चले गए, फिर मान लो ऐसे चले गए, फिर मान लो ऐसे चले गए, फिर मान लो ऐसे आ गए। ये यादृच्छिक रैंडमली, ऐसे जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली यही चित्र बनाओ, रैंडमली कैसे भी इसे बिंदु बना दो, पहले 4 4 4 12 तरह से बिंदु बना लो, और फिर ऐसे रैंडमली बना दो, और ये जो है वो जिग जैग पाथ है, जिग जैग यानी कि टेढ़ा मेढ़ा पाथ है। ठीक है, जिग जैग पथ पर यानी यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, जिस कारण हर संभव दिशा में गति होने के कारण तथा असंख्य इलेक्ट्रॉन होने के कारण उनका औसत वेग शून्य माना जाता है। केटीजी में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, उनका औसत वेग, चाल नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोई न कोई इलेक्ट्रॉन उसकी विपरीत दिशा में जरूर आ रहा होगा, ऐसा मानते हुए, क्योंकि इतने अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए। अर्थात यू एवरेज की बात करूं मैं, सदिश रूप में वेग की बात कर रहा हूं, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वेग u1 है, दूसरे का u2 है, किसी तीसरे का u3 है, और ऐसे करोड़ों अरबों हैं, और उन अरबों की संख्या मान लो n है तो un है, और राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, उनका समांतर योग करें, अगर अपन समांतर माध्य निकालें तो वो औसत मान जो है वो क्या आता है, शून्य आता है, शून्य माना जाता है। जी समझ में आई आपको, एक एक पॉइंट बना के लिख रहे हो। चलो अगला पॉइंट लिखो आप, ये नोट कर लिया आपने। हाँ, अब लिखेंगे
परंतु जब तार के सिरों पर बाह्य विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आ रहे हैं अपन, अभी पता नहीं F1 वेग किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि पहले रैंडमली किया तो 0 आया, अब अपन ने क्या कर दिया कि तार के सिरों पर बाह्य विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो तार के अंदर एक विद्युत क्षेत्र विद्यमान होता है, जिससे उन इलेक्ट्रॉन्स पर बल आरोपित होता है। और बल का सूत्र है, आपको अच्छे से पता है, बल F बराबर QE एंड इट इज इक्वल टू MA। MA कहाँ से आया? अरे वो न्यूटन के बल की अवधारणा। तो आप यहां से, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या आता है? A बराबर Q की जगह -E लिख देता हूं, -EE/m, यानी कि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर विद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में उनका क्या हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब इस त्वरण के कारण क्या होगा? त्वरण के कारण क्या होगा जो लिखेंगे, एंड यहां पे ध्यान से देखो, ये जो है वो है कांस्टेंट है। कैसे पता पड़ा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है, द्रव्यमान फिक्स होता है, और विद्युत क्षेत्र हमने एक निश्चित विभवांतर लगाया है, तो विद्युत क्षेत्र का मान भी निश्चित आता है, जैसे कि अभी विसर्जन नलिका में उदाहरण में देखा था, है ना। तो विद्युत क्षेत्र का जो मान आया वो भी कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट की वजह से एक त्वरण जो आया वो नियत आया। अब अगर किसी पर नियत त्वरण लग रहा है तो मैं यहां लिख सकता हूं, क्योंकि A बराबर कांस्टेंट है तो गति के समीकरण लागू होंगे। कौन से? वो तीनों समीकरण पढ़े थे ना, V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वो सारे लागू होंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। मैंने साफ साफ 11 में भी बोला था कि ये सब समीकरण तभी लागू होंगे जब A का मान नियत आए। अगर A नियत नहीं आता तो फिर समाकलन करना पड़ता है वेग निकालने के लिए, ठीक है। तो A कांस्टेंट है तो गति के समीकरण लागू होंगे। ये अपन ने अलग से नोट लिख लिया है एक तरीके से, ठीक है। आगे हम इसको उपयोग लेंगे ताकि आप प्रश्न नहीं पूछ सको कि सर ये गति के समीकरण कैसे लग रहे हैं यहाँ पे, है ना, एक कांस्टेंट होने की वजह से। चलो अब आगे लिखो इसको फटाफट। अतः उनका पथ थोड़ा सा वक्र हो जाता है। जैसे कि पहले सीधे सीधे चल रहे थे ना, तो जाहिर सी बात है, सोचो मैं अगर एक पत्थर फेंक रहा हूं उस दिशा में, और मान लो ग्रेविटी नीचे है, तो वो परवलयिक पथ ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चीज समझ में नहीं आ रही। उसी प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन मान लो यूं जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन मान लो पहले यूं जा रहा था, ऐसे जा रहा था, पर मान लो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कुल मिला के या इस तरफ विद्युत क्षेत्र आया, तो उसका पथ जो है वो थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र आएगा उस दिशा में बल लगेगा, तो वो सीधा सीधा नहीं जाके उस दिशा में थोड़ा सा मुड़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अपन ने 2D में पढ़ रखा है। तो फिर इसका जो पथ है वो ऐसे ऐसे नहीं होकर थोड़ा रैंडमली अलग तरीके से हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से पथ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, ठीक है। अब वो सबका रैंडम होगा थोड़ा, सीधी सीधी लाइन नहीं खींच के थोड़ा टेढ़ी टेढ़ी लाइन खींचना। और वो जरूरी नहीं कि अभी भी वो एक ही दिशा में चल रहे हों, चल अभी भी रैंडमली रहे हैं, पर वो धीरे धीरे एक दिशा में हो जाएंगे। जैसे कि कोई ऊपर जा रहा है, किसी को मैंने ऊपर फेंक दिया, तो पहले तो वो सीधे सीधा चल रहा था, पर ग्रेविटी कारण अब वो धीरे धीरे मुड़ रहा है, तो अभी भी वो जा ऊपर रहा है पर वो धीरे धीरे मुड़ेगा, और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा ग्रेविटी इसको फाइनली नीचे खींचेगी, और फाइनली बाद में वो नीचे गिरेगा। तो अभी वो ऐसे रैंडमली चल रहा है, लेकिन बाद में ये सब क्या हो जाएगा? एक ही दिशा में हो जाएगा। तो ये नोट कर लिया। अब इसके बाद की बात लिखेंगे आप।
उक्त त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है, परंतु यह अत्यंत अल्पकाल में होता है, परंतु यह अत्यंत अल्पकाल में होता है ही होता है। कारण समझना, ऐसा नहीं है कि त्वरण है तो इसका वेग हमेशा बढ़ता जाएगा, इसका वेग थोड़ी देर बढ़ता है फिर वापस शून्य होकर फिर वापस बढ़ता है। कारण सुनना क्या है, ध्यान सुनना। जब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो अल्प समय में ही यह किसी अन्य परमाणु से, परमाणु कहो या अणु कहो या आयन कहो, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन हट गया तो वो आयन भी बन सकता है, तो यह किसी अन्य आयन से टकरा जाता है एवं इसका वेग शून्य हो जाता है। यानी ध्यान से सुनना, जीरो, पहले मान लो कोई वेग u था, त्वरण की वजह से वेग u प्लस at, धीरे धीरे वेग बढ़ता जा रहा है। v का समीकरण क्या है, इधर साइड में देखो, v बराबर होता है u प्लस at, तो u तो था ही, अब इसमें at जुड़ता जा रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये चीज बढ़ रही है, ये चीज जुड़ती जा रही, बढ़ती जा रही, तो वेग बढ़ता जा रहा है। तो हिसाब से दिया होना चाहिए कि ये त्वरित गति होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जैसे वेग बढ़ता है और अचानक से ये किसी से टकरा जाता है, और जैसे ही टकराता है तो जैसे वेग बढ़ा टकराया, टकराते ये रुक जाता है एक क्षण के लिए, एक क्षण भी नहीं, मतलब माइक्रो सेकंड से भी कम समय के लिए, अब बहुत ही अल्प समय के लिए, ठीक है। और जैसे ये रुका फिर से त्वरण, तो फिर से वेग बढ़ेगा, अब त्वरण है लेकिन वेग शून्य हो गया, अब फिर से त्वरण के कारण वेग बढ़ेगा, पर जैसे थोड़ा सा वेग बढ़ता है फिर टकरा जाता है, तो ये आयनों से इधर उधर टकराते टकराते चलता रहता है। तो टक्कर की वजह से ऊर्जा हानि होती है, जिससे तो वायर हो जाता है गर्म, और इसका वेग कुछ समय के लिए ही बढ़ पाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका वेग शून्य हो जाता है तथा फिर शून्य से फिर से अल्पकाल के लिए बढ़ता है। बढ़ता है एवं अगली टक्कर में फिर से शून्य हो जाता है। ऐसे चलता रहता है। तो वेग एक जैसा बढ़ता नहीं है, वेग बढ़ता है फिर जीरो होके फिर बढ़ता है फिर जीरो होके फिर बढ़ता है, ऐसे चलता रहता है। बात समझ में आ रही है आपको? अब ध्यान से सुनना, यहां मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, परिभाषा है। विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं टाउ। हालांकि उसमें कालांक जो था किसमें, उसको भी टाउ बोला था, पर ये विश्रांति काल इसमें टाउ है। दो टक्करों के मध्य का समय विश्रांति काल कहलाता है। दो टक्करों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो, और विश्रांति काल सबका एक जैसा नहीं होगा। जरूरी नहीं कि सब एक फिक्स टाइम में टकराएंगे, नहीं, कोई इतने टाइम में टकरा रहा है तो हो सकता है वो उसकी अगली टक्कर थोड़ी लंबी हो सकता है उसकी अगली टक्कर फटाफट हो जाए उसी की, और उसी का जब विश्रांति काल हर बार अलग अलग होगा तो अन्य कण का तो कहना ही क्या, सेम होने का है ना, सबका अलग अलग विश्रांति काल होगा। फिर हम इनका सबका औसत लाने वाले हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो एक तो पढ़ लिया अपन ने विश्रांति काल, और औसत विश्रांति काल जो होता है, ध्यान से सुनना, सबका मैंने औसत निकाला है। तो औसत विश्रांति काल जो होता है, टाउ एवरेज, वो ध्यान से सुनो 10⁻⁻14 सेकंड होता है। ओ माय गॉड!
औसत विषांति काल, उन सब का टाइम औसत निकाला तो 10 की घात -14 आया, यानी कि माइक्रो सेकंड भी नहीं, नैनो सेकंड भी नहीं। कितना सोच लो, 0.000000 14 बार जीरो लगा के फिर 1 करो, इतना कम टाइम। इसी प्रकार से और है फ्री मीन पाथ। ये मैंने हालांकि गेटिज्म में बता रखा है। औसत मुक्त पथ, इसकी परिभाषा भी लिख लो कि दो टकरों के मध्य का पथ अलग अलग के लिए अलग अलग होगा और उसका औसत, औसत मुक्त पथ कहलाता है, लैम्बडा, लैम्बडा एवरेज। लिख रहा हूं, दो क्रमागत टक्करों के मध्य के पथ का औसत। ठीक है, अब सुनेंगे ध्यान से। अभी भी विषांति काल या सॉरी ये अपवन वेग आया नहीं है, अब ध्यान से सुनेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं? हेडिंग डालें, फिर से हेडिंग डालोगे आप, अपवन वेग की परिभाषा। फिर से हेडिंग डालो, अपवन वेग। अब समझेंगे कि अपवन वेग कहते किसे, क्योंकि इसकी परिभाषा अगर मैं पहले लिखवाऊं तो पहले आपको शब्द पता नहीं थे, अब शब्द पता पड़ेंगे। ध्यान से सुनना कि बाह्य विभवांतर आरोपित करने पर विश्रांति काल, बहुत सारे इसको विश्रांति काल भी बोलते हैं, विश्रांति काल। ठीक है, विश्रांति काल, और बहुत सारे केवल श्रांति काल भी बोलते हैं। श्रांति काल, विश्रांति काल, विशांति काल एक ही चीज है। विशांति काल में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेगों का औसत मान अपवहन वेग कहलाता है। ठीक है, तो विश्रांति काल में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेगों का औसत मान जो है, इसको हम कहते हैं अपवन वेग। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? अथवा विद्युत क्षेत्र E के प्रभाव में वह एक समान वेग जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन, हाँ इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखना है ना, क्योंकि कौन से इलेक्ट्रॉन है पदार्थ से बंधे हुए, वो नहीं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। गति करते हैं, वह एक समान औसत वेग जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वीडी कहलाता है। तो ध्यान से सुनना। अतः अच्छा, अतः से पहले एक चीज और कि मैं वीडी का मान लाने वाला हूं, ये ध्यान से सुनना। यहां लिखना नहीं, एक बार वीडी का मान क्या आएगा कि प्रश्नानुसार v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n सदिश योग, क्योंकि वेगों का औसत वेग बोला है, औसत चाल नहीं बोली। तो मैं v1 प्लस v2 vn करके n लाऊं, बट v1 का मान कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, v1 का मान है u1 प्लस a1 टाउ या टाउ 1। v2 बराबर क्या आया? u2 प्लस a2 टाउ 2, और सब के सब सदिश के रूप में। v3 बराबर u3 प्लस a3 टाउ 3। अच्छा, लेकिन एक बात बोलूं, a1 a2 a3 तो एक ही चीज़ है ना, क्योंकि सभी का त्वरण जो है वो तो फिक्स है। a1 a2 a3 मत लिखना, क्योंकि त्वरण सबके लिए फिक्स है। माइनस e/m वो कांस्टेंट आया था, सबके लिए फिक्स आया था, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन का आवेश E होगा, सारे इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m होगा, और सब इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही सिंगल विद्युत क्षेत्र कैपिटल E आ रहा है, तो सबका ये सेम रहेगा।
और इसी प्रकार से n इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो Vn बराबर क्या हो जाएगा, UN प्लस a टाउ n। अतः अपवहन वेग Vd बराबर, अब सूत्र लिखेंगे V1 प्लस V2 सदिश रूप में प्लस डॉट 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 Vn अपॉन n। मान रखने पर अपवहन वेग का मान कितना है, ध्यान से देखो, U1 प्लस a टाउ 1, सॉरी टाउ पे मत लगाना, त्वरण सदिश है इसलिए त्वरण पे लगाना, प्लस U2 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट 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 UN प्लस a टाउ n अपॉन n। मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, इसमें V1 V2 V3 के ये मान रखे हैं। अब देखना मैं क्या चालाक ऐसे कर रहा हूँ कि ये जो U1 U2 U3 है इनका मैं अलग से मान निकाल रहा हूँ। U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस के UN अलग कर दिए और बटा में n अलग कर दिया, प्लस a अलग ही कर दिया क्योंकि सबका एक फिक्स है, a सब में कॉमन है, बट टाउ 1 टाउ 2 सबका अलग चल रहा है, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n अपॉन n। अब आपको अच्छे से पता है कि जो हमने ये जो अनुगमन वेग की हेडिंग डाल के ये 2-3 पॉइंट लिखे थे, उसमें देखो हमने इसका मान 0 लिखा था। प्रारंभिक जो रूम टेम्परेचर पर जो चलने वाले इलेक्ट्रॉनों का वेग का औसत मान था वो 0 था, याद करो, तो इसका मान तो आ गया मेरे पास 0। नहीं तो यहाँ लिख देना समीकरण 1 से और उसको पीछे वाले को समीकरण नंबर 1 डाल देना, तो मेरे पास अपवहन वेग का मान जो आता है वो इस प्रकार से आ जाता है, Vd इज इक्वल टू Vd इज इक्वल टू a टाउ एवरेज विश्रांति काल, या एवरेज को मैं सिंपल टाउ लिख देता हूँ, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n अपॉन n को मैंने सिंपल टाउ लिख दिया है, ये औसत विश्रांति काल। मैं पहले से लिख देता हूँ टाउ इज इक्वल टू औसत विश्रांति काल। Vd बराबर ये आया। अब जैसे ही मैं Vd का मान निकालने के लिए a का मान रखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास E टाउ बाई m। ये Vd का परिमाण मात्र लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, परिमाण लिख रहा हूँ। तो ये याद रखना, अपवहन वेग का सूत्र होता है E टाउ अपॉन m। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखना, बट अपन ने एक चीज पढ़ी थी, याद करो, धारा I बराबर क्या पढ़ा था, धारा I बराबर पढ़ा था, याद करना, I बराबर NeAVd पढ़ा था, याद आया आपको। तो यहाँ से धारा I का सूत्र क्या बन जाता है, तो n यहाँ पे एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, NeA, और Vd का मान ये लिखोगे आप E टाउ बाई m। तो इस प्रकार से मेरे पास I बराबर आ जाता है NE स्क्वायर E टाउ बाई m। तो ये धारा का मान आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने अपवहन वेग का मान निकाला और जो धारा अपन ने पहले पढ़ी थी उसका मान भी अपन ने अभी निकाल लिया है। आपको ये धारा का सूत्र ऐसे याद रखने की खास आवश्यकता नहीं, लेकिन Vd का सूत्र जरूर याद रखना, E टाउ बाई m, और धारा का ये सूत्र ऊपर वाला याद रख लो, NeAVd। तो फिर ये अलग से सूत्र याद मत रखना, मान रखना आपको आता ही है। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, चालकता सिग्मा एंड प्रतिरोधकता। प्रतिरोध नहीं, सुनना ध्यान से, प्रतिरोधकता रो, सुनना ध्यान से। अभी अभी अपन ने पढ़ा था, क्योंकि I बराबर क्या पढ़ा था अपन ने, याद करो, कि कुछ भी याद है तो आप सिंपल ऐसे लिख लो NeAVd, बट Vd जो पढ़ा था अपन ने वो पढ़ा था ऐसे, याद रख लो E टाउ बाई m। तो आप ये मान यहाँ रख दो, इस प्रकार से I का मान क्या आ जाता है, ध्यान से देखना, तो NeA E टाउ बाई m। ध्यान से देखना मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ कि NE स्क्वायर टाउ बाई m और E और अपॉन में A अलग कर दूँ। अच्छा A रहने देता हूँ, कोई बात नहीं, A साइड में रहने देता हूँ। देखना अब मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि मान लो ये चालक तार है,
जिसमें ए तो है इसका अनुप्रस्थ काट यहाँ से यहाँ तक, और एल है लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक आरोपित बैटरी का विभवांतर, बैटरी द्वारा आरोपित विभवांतर है V, और इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र है E। तो आपको पता ही है विद्युत क्षेत्र E का सूत्र हो जाएगा V/L। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो I बराबर क्या हो जाएगा, NA² τ/m V/L ऑफ A। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास V विभवांतर कितना आया, विभवांतर V कितना आया, तो अगर मैं ये L उधर भेज दूँ और A अपॉन भेज दूँ, ये सब कुछ उधर ट्रांसफर कर दूँ, तो ये हो जाता है I, ध्यान से देखना, L ऊपर आ गया है और A नीचे आ गया है, तो ये हो जाता है m/NE² τ, m/NE² τ। ध्यान से देखना, बट ओम के नियम से आपने क्या पढ़ा, हालांकि अभी पढ़ाया भी नहीं है, तो V = क्या होता है, IR होता है। V = क्या होता है, IR होता है। तो तुलना करने पर किसकी तुलना करनी है, इस समीकरण की तुलना करनी है इस समीकरण से। तो V = I, और R की जगह ये पूरा आ रहा है, ध्यान से देखो ये पूरा। तो अब मैं तुलना करके R का मान लिख रहा हूं, अतः प्रतिरोध R बराबर, तार का प्रतिरोध R जो आएगा, अतः है ना, ये सब सूत्र आ रहे हैं, बोर्ड के हिसाब से पूरा डेरिवेशन करना है, नीट के हिसाब से डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। VD का फॉर्मूला याद रख लो, उसके बाद जो अभी ये चालकता का फॉर्मूला आ रहा है वो याद रख लो, प्रतिरोधकता का याद रख लो, ऐसे। अतः प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध R बराबर, यह आया मेरे पास m/NE² τ L/A। बट आपको एक चीज और बता दूं, तार का प्रतिरोध R बराबर होता था ρL/A, याद आया? हो सकता है आपने 10वीं में रो की जगह K पढ़ा हो, KL/A। तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, है ना, 10वीं क्लास में। तो यहाँ पे भी मैंने सेम वही सूत्र यूज किया है, तो ध्यान से सुनना। इससे अगर मैं उसकी तुलना करूं, तो मेरे पास प्रतिरोधकता का सूत्र आ जाता है, प्रतिरोधकता, या इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, रो बराबर, ये L की जगह L है, A की जगह A है, R की जगह R है, बराबर की जगह बराबर है, बचा हुआ जो है वो रो है, तो ये हो जाएगा m/NE² τ। अच्छा, इसका SI मात्रक क्या है, तो ध्यान से देखना, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, मैं यहीं लिख देता हूं, प्रतिरोध R की SI यूनिट वो है ओम, संकेत ये है और बोलते इसको ओम है। ध्यान से देखना, अगर यहाँ रो की बात करूं तो ये है मीटर और ये है मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा, 1 मीटर बचेगा, तो 1 मीटर उधर जाके ये हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अगला टॉपिक है अपना ये वाला, चालकता। तो प्रतिरोधकता तो होती है प्रतिरोध करने वाली गुण। अच्छा, प्रतिरोधकता एक और नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को, तो प्रतिरोध अलग है, विशिष्ट प्रतिरोध अलग है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता है रो, और चालकता जो है वो है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और मेरी बात सुनो, कोई फर्क नहीं है, एक छोटा सा फर्क है। प्रतिरोधकता यानी कि तार में धारा प्रवाह को रोकने का गुण, विरोध करने का गुण, और चालकता तार में प्रवाह का हेल्प करने वाली, सपोर्ट करने वाली। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विरुद्ध होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये हुई आपकी सिग्मा बराबर 1/ρ। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। तो आप लिख सकते हो ऊपर, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है।
तो ये हो गया 1/ρ। तो सिग्मा का आंसर आ रहा है उल्टा हो जाएगा NE² τ/m। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों। सिग्मा का याद रख लो NE² τ/m, और फिर याद रख लेना सिग्मा को उल्टा करोगे तो वो रो आ जाएगा। NE² τ/m 3-4 बार बोलोगे तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आराम से याद हो जाएगा। अच्छा, इसकी ऐसे यूनिट क्या आएगी? तो जाहिर सी बात है इसकी ऐसे यूनिट जिसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी। ओम मीटर है तो ये हो जाएगा प्रति ओम प्रति मीटर, तो ये होता है महो प्रति मीटर। यानी कि 1/ओम जो होता है, आप साइड में चाहो तो लिख सकते हो, 1/ओम को महो कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो है ओम, 1/ओम बराबर होता है महो, MHO। इसका उल्टा नाम भी देखो, OHM MHO, जस्ट उल्टा। तो महो प्रति मीटर एक्चुअली क्या, इसका जस्ट उल्टा किया ना तो 1/ओम मीटर हुआ, तो 1/ओम महो हो गया, तो महो बटा मीटर ये इसका, और संकेत भी जस्ट उल्टा है देखो, महो प्रति मीटर। ये इसका क्या हो गया? SI यूनिट हो गया। तो बच्चों आज अपन ने जस्ट एक थ्योरेटिकल कुछ चीज़ें पढ़ ली है, लेकिन अपन कल इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे और इस पर प्रश्न करेंगे, और आपको मैं इन पर प्रश्न दूंगा टेस्ट में। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।